करते हैं तन मन से वंदन, जनगण मन की अभिलाषा का। अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का, आराधन अपनी भाषा का। हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय अपने अनमोल खजाने में जाने कितनी रोचक कथाओं को सुरक्षित संरक्षित रखे है। ऐसी एक कहानी हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। यह कथा है हिंदी के विकास की, जनभाषा से राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा से राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने की। यह एक ऐसी कथा है जिसका प्रवाह काल के प्रवाह के साथ अनवरत चलता रहा है। इसमें पन्ने जुड़ते जा रहे हैं। यह कहानी किसी भौगोलिक सीमा में सिमटी नहीं। तो शुरू करें इस कथा को। हजारों हजार वर्षों से चली आ रही मानव सभ्यता के आरंभिक काल में मनुष्य ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए सर्वप्रथम ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया था, लेकिन धीरे धीरे इंगित भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ किया। सामयिक व्यवहार ने वाणी को आगे बढ़ाया और भावों की अभिव्यक्ति के लिए निश्चित शब्दों का व्यवहार होने लगा। भाषा का विकास जुड़ा है मानव सभ्यता के विकास के साथ, और यही बात हमको देखने को मिलती है हिंदी भाषा की विकास गाथा में। एक के बिना दूसरे के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। हिंदी के विकास की यात्रा हमें भारत और भारतीय परिवेश में चहुं ओर देखने को मिलती है। कई चरण हैं इस विकास के। भाषा मानव की सहजात प्रवृत्ति है। भाषा का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही पुराना है। हिंदी का स्वरूप जिन बोलियों और भाषाओं ने गढ़ा है, तराशा है, उनकी जड़ें ढूंढी जा सकती हैं ईसा के जन्म के हजारों वर्ष पहले। भौगोलिक संदर्भों में देखें तो एक समय ऐसा भी था जब सिंधु नदी के आसपास की भूमि को सिंधु कहा जाता था। यही सिंधु ईरानी में जाकर हिंदू और फिर हिंद हो गया। अर्थ विस्तार के कारण हिंद शब्द पूरे भारत का वाचक हो गया। हिंदी के प्राचीनतम स्वरूप के बारे में शोध निरंतर चल रहा है। कुछ लोगों की मान्यता है कि हिंदी संस्कृत की लाडली बेटी है। कुछ को लगता है इसका विकास प्राकृत से हुआ है। हिंदुस्तान की कई बोलियों से, कई भाषाओं के साथ हिंदी का घनिष्ठ नाता है। हिंदी का ग्रंथ साहित्य प्राचीन और समृद्ध है। भक्तिकालीन कवियों से बहुत पहले हिंदी साहित्य सृजन आरंभ हो चुका था। अमीर खुसरो भी इनमें एक थे, जिन्हें हिंदवी के ज्ञान पर गर्व था। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूंगा। हिंदी शब्द सदियों से जुड़ा रहा है हमारे देश की पहचान के साथ। यूनानी शब्द इंदिका हिंदी शब्द का ही एक दूसरा रूप है, और हिंदी शब्द का पहले पहल प्रयोग किया था शरफुद्दीन यज़दी ने 1424 ईस्वी में। इसके बहुत पहले ही जनभाषा के रूप में हिंदी अपनी पहचान बना चुकी थी, नाम भले ही कुछ भी रहा हो। और इस तरह से हिंदी का विस्तार होता गया। मुगल काल के बाद आया अंग्रेजी शासन का दौर। इस दौर में हिंदी का एक और नाम बना जिसे हिंदुस्तानी कहा गया। इस दौर के बरतानी शासकों ने भी हिंदी के महत्व को गहराई से स्वीकार किया। दिल्ली के असिस्टेंट रेजिडेंट मेटकाफ ने अपने अध्यापक गिलक्रिस्ट को 29 अगस्त सन 1806 को लिखा, भारत के जिस भाग में भी मुझे काम करना पड़ा है, कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, कुमाऊं के पहाड़ों से नर्मदा तक, अफगानों, मराठों, राजपूतों, जाटों, सिखों और उन प्रदेशों के सभी कबीलों में जहां मैंने यात्रा की है, मैंने जनभाषा का आम व्यवहार देखा है जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी थी। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस विश्वास से यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूं कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हिंदुस्तानी बोल लेते होंगे। जनभाषा के रूप में हिंदी का महत्व स्वीकार करने के लिए अंग्रेज भी विवश हुए, चाहे अनचाहे। भारत में राष्ट्रप्रेम के विकास के साथ हिंदी की कहानी अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। बंगाल में राष्ट्रीय चेतना के नवजागरण के साथ साथ हिंदी का पहला अखबार छपना शुरू हुआ, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड से ही प्रेरित होकर सन 1829 में राजा राममोहन राय ने अपने अंग्रेजी अखबार हिंदू हेरल्ड का हिंदी संस्करण बंगदूत प्रकाशित किया। 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल,
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हियक उसूल। इस तरह से हिंदी राष्ट्रीय आंदोलन का दृढ़ माध्यम बन गई। नेताओं, समाज सुधारकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जन जागरण के लिए अपनी बात कहने का माध्यम हिंदी को ही बनाया। हर नारा हिंदी में ही गूंजता था। 18 अप्रैल 1900 ईस्वी तक ही अंग्रेज़ों को यह बात स्वीकार करनी पड़ी थी कि अदालतों में हिंदी के प्रयोग की मांग जायज़ है, अर्थात व्यावहारिक रूप से राजकाज की भाषा हिंदी बनने लगी थी। स्वाधीनता संग्राम में हिंदी को गरिमा प्रदान करने की महती जिम्मेदारी निभाई राष्ट्रपिता बापू ने। गुजराती मूल के और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंदी की पुरजोर वकालत करते हुए कहा, राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। हिंदी के प्रबल पक्षधर गांधी जी का कहना था कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि हिंदी और वो देवनागरी में ही लिखी हुई हो तो वो राष्ट्रभाषा बन सकती है। राष्ट्रभाषा के माने ये नहीं है कि प्रांत की जो भाषा है उसको मिटाना है, उसको तो बनाना है, उसको भव्य बनाना है। अगर भव्य उसको बनाना है तो वो राष्ट्रभाषा कौन सी हो सकती है उसका फैसला आपको करना ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1916 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी द्वारा हिंदी का उद्घोष किए जाने पर दक्षिण के अहिंदी भाषी लोगों ने दबे स्वर में विरोध किया तो नेताजी सुभाष ने दृढ़तापूर्वक कहा, हिंदी के विरोध का कोई आंदोलन राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी के निर्देश से ही हिंदी और देवनागरी को लेकर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके समर्थकों में रामस्वामी अय्यर और रंगस्वामी आयंगार जैसे दक्षिण भारतीय प्रमुख थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार द्वारा गठित युद्ध परिषद में गांधी जी ने अपना भाषण सशर्त हिंदी में ही दिया। सन 1939 ब्रिटिश काल में हुए प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस सत्ता में आई तो मद्रास के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजगोपालाचार्य ने सभी विद्यालयों में हिंदी शिक्षण को अनिवार्य घोषित किया। 14-15 अगस्त सन 1947 की मध्य रात्रि, देश की स्वतंत्रता का अवसर। एक बार फिर मान बढ़ा हिंदी का। ये जो आज़ादी हमारी है वो हर एक हिंदुस्तानी के लिए है। हर एक हिंदुस्तानी को बराबर के हक, हर एक हिंदुस्तानी को उस आज़ादी का बराबर का हिस्सा। इसी मान की बदौलत स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित हिंदी 14 सितंबर सन 1949 को संवैधानिक रूप से स्वतंत्र भारत की राजभाषा बनी। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि राजभाषा हिंदी के लिए संविधान सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया अहिंदी भाषी सदस्य गोपाल स्वामी आयंगार ने। हिंदी के राजभाषा बनने में सरदार पटेल की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। लैंग्वेज क्या होगी इंडिया की, उसके लिए बुलाया और सरदार पक्षपाती थे हिंदी के कि अगर हिंदी नहीं हुई तो हमको हजारों शब्द नए करने पड़ेंगे। अभी भी हमारे पास साइंस वगैरह मेडिकल के किसी के कोई शब्द ही नहीं है तो हजारों शब्द तो अब नई साइंस रोज निकल रही है साइंस के द्वारा, तो ये नए नए सब्जेक्ट बनेंगे तो हजारों नए शब्द गढ़ने पड़ेंगे। इसलिए तुम और सरदार इसको ठक्कर बाबा को बुला। ठक्कर बाबा का नाम सुना होगा आपने। ठक्कर बाबा गांधी के बाद दूसरा आदमी गरीबों को उठाने वाला हिंदुस्तान का पहला आदमी है वो, तो ठक्कर बाबा को बुलाया मुझे साथ। हम दोनों ने मिलकर रात भर हरिकेन लेकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबरों के पास गए कि भाई कल वोटिंग होने वाला है इसके पक्ष में, अगर तुमने हिंदी को नहीं दिया तो क्या हिंदुस्तान। सब ने सब दूसरे लोग हम ये करा के लाए, तो ये बहुत बड़ी देन है।
देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि केवल संसद या संवैधानिक प्रावधान मात्र से ही हिंदी का प्रयोग नहीं बढ़ेगा, बल्कि इसके लिए जन भावना आवश्यक है। क्योंकि भाषा ऐसी चीज नहीं है कि उसको आप पार्लियामेंट के हुक्म से बढ़ाएं या घटाएं। पार्लियामेंट के हुक्म से आप उसका रास्ता साफ कर सकते हैं। तो हिंदी का काम आगे चल रहा है। देश में विदेश में साधारण न्यायालयों में जहाँ जिन अंचलों में हिंदी बोली जाती है वहाँ हिंदी का प्रयोग अपने आप बढ़ रहा है, क्योंकि हिंदी लोक भाषा है और किसी भी लोकतंत्र में लोक भाषा की अवहेलना नहीं की जा सकती। हिंदी अपने बलबूते पर बढ़ रही है। हमारी सरकार भी सन्नद्ध है कि हिंदी का मार्ग प्रशस्त करे। इसलिए सरकार के प्रयास से नहीं होगा, जनता को प्रयास करना होगा। जो हिंदी जानने वाले हैं वो दूसरों को कहें कि हिंदी जानने समझने से आपका विकास होगा। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसका मूल प्रारूप अंग्रेजी में किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसका एक प्रामाणिक हिंदी अनुवाद तैयार करवाया और इस हिंदी संस्करण पर संविधान सभा के सभी सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 343 से 351 तक इस संबंध में उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश जारी किए गए और कहा गया कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वो हिंदी का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामयिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना मुख्यतः संस्कृत, हिंदुस्तानी तथा 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और शब्दों को ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। इस संवैधानिक परामर्श की पालना में प्रयास भी हुए। हिंदी का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय रूप विकसित हो और जिन देशों में हिंदी भाषी लोग गए हैं उन सबको मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के कार्यक्रम, हिंदी के सम्मेलन और हिंदी भाषा की प्रगति के लिए हम काम कर रहे हैं। साथ ही अभी जो भाषाएं विश्व स्तर पर कंप्यूटरीकृत होंगी और जिनमें एक तरह से जो ईमेल की भाषाएं भी बनेंगी, ऐसी 15 भाषाओं में भी हिंदी को स्थान मिल चुका है। उसके लिए जो आवश्यक सॉफ्टवेयर है उसके निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और कोशिश ये है कि ऐसी हिंदी की लिपि का भी विकास हो जाए जो कंप्यूटर की दृष्टि से बहुत उपयोगी हो और सर्वमान्य हो। राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास हुआ है। राजभाषा का अर्थ होता है शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग, प्रशासन की में हिंदी का प्रयोग, न्याय और न्यायालय के लिए हिंदी का प्रयोग। तीनों में जो विकास की गति है वो जितनी होनी चाहिए थी उतनी तो नहीं है, लेकिन विकास बहुत हुआ है और वो विकास ऐसा है कि हमको दिखाई पड़ता है। किस तरह से? प्रशासन में आप जाएं तो लोग अब हिंदी में बात करना पसंद करते हैं। आपकी बात हिंदी में सुनी जाती है, जो आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले नहीं थी। इसी तरह विश्वविद्यालयों में जो हिंदी माध्यम के वर्ग हैं, चूँकि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ कि अब हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जहाँ पहले 3 सेक्शन अंग्रेज़ी माध्यम के होते थे और 1 सेक्शन हिंदी माध्यम का होता था, अब वहाँ 3 सेक्शन हिंदी माध्यम के हो गए, 1 सेक्शन अंग्रेज़ी माध्यम का रह गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि हिंदी का विकास राजभाषा के संदर्भ में बहुत तेज़ी से हो रहा है? आज़ादी के बाद इस देश ने गणतांत्रिक प्रणाली को अपनाया, एक संविधान को अंगीकार कर। इस संविधान में यह प्रयत्न किया गया था कि इस बिखरे हुए देश को एकता के सूत्र में गूंथा जाए, राष्ट्र निर्माण का काम आगे बढ़ाया जाए। और इस काम में एक बहुत बड़ी भूमिका सौंपी गई थी हिंदी भाषा को। हिंदी ने जनभाषा से राजभाषा बनकर यह काम आगे बढ़ाना था, देश को बनाने का, एक रखने का। और इस तरह से
जन भाषा हिंदी के राजभाषा बनने की यात्रा आरंभ हुई। आम आदमी अपनी तरह से इसका प्रयोग बढ़ा रहा था, तो विचारकों और भाषा शास्त्रियों ने हिंदी के सरलीकृत स्वरूप को निर्मित करने का कार्य आरंभ किया। देश की भौगोलिक सीमाओं के बाहर भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा तक में हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ। मैं महासचिव श्री कोफी अन्नान तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर भी हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही साथ कई चिंताएं भी उभर कर आईं। सरकार ही भाषा के विकास में सब कुछ नहीं कर सकती, बल्कि समाज को भी अपनी पूरी भागीदारी इस दिशा में निभानी होगी। हिंदी का भविष्य बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हिंदी में एक तरह का जो इसका आतंकवादी रवैया है वो चला जाए कहीं से हिंदी से, और लोगों का डर खत्म हो जाए कि हिंदी उन पर आकर काबिज हो जाएगी, उन पर कब्जा होगा और वो पीछे नहीं ढकेल दिए जाएंगे, और उनको ये लगे कि हिंदी उसी तरह उनकी भाषा है जैसी बाकी लोगों की है, और हिंदी वालों के लिए भी हिंदी एक ग्रहण की हुई भाषा है। हिंदी कोई भाषा थी नहीं, हिंदी उन्होंने ग्रहण की है। उनकी भाषा अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मगही होती थी, हिंदी उनकी भाषा नहीं थी। तो अगर उनके लिए एक नई भाषा थी तो ये बाकी लोगों के लिए भी उतनी ही नई भाषा है। और शायद राजनीतिक रूप से जब गांधी जी ने यह कहा था कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए, जब तेलुगु भाषा के नाम पर आंध्र प्रदेश बना, जब तमिल के नाम पर तमिलनाडु बना, जब कन्नड़ा के नाम पर कर्नाटक बना, हिंदी के नाम पर हिंदी प्रदेश नहीं बना। उन्होंने उसके 5 टुकड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, सब है। इसलिए कि उनको लग रहा था कि अगर एक हिंदी प्रदेश हुआ, एक इतनी बड़ी शक्ति हुई, तो बाकी भाषाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। ये सिर्फ राजनेताओं का सवाल नहीं है, ये एक बुद्धिजीवी वर्ग को भी इस माने में एक आत्म परीक्षण करने की ज़रूरत है कि अगर हमें न सिर्फ मध्यम वर्ग को ही नहीं, शिक्षित वर्ग को ही नहीं, बल्कि विशाल जनसाधारण जो हैं उनको इस राष्ट्र निर्माण के और विकास के और उन्नति के कार्यक्रम में भागीदार बनाना है, तो सिर्फ अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि इन भाषाओं से काम, अपनी भाषा के बिना काम नहीं चलेगा। आम आदमी के जोड़ने का जहाँ तक सवाल है, उसको अगर अच्छी सामग्री हिंदी में मिलेगी, अच्छे समाचार पत्र मिलेंगे, सस्ती किताबें मिलेंगी, उसकी रुचि की किताबें मिलेंगी, तो वो उनसे जुड़ेगा। तो ये जिम्मेदारी हमारी है, हम लोगों की है जो हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम ऐसी सामग्री हिंदी के सामान्य पाठक को देंगे जो उसके लिए रुचिकर और जो उसके लिए जिसको वो ख़रीद सकेगा, तो निश्चित रूप से हिंदी उसके आम लोगों के बीच में आगे जाएगी। एक उड़िया भाषी ने अपना भय जाहिर किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उड़िया भाषा पर और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर हिंदी का आक्रमण हो रहा है। एक ये उल्टी सी, विपरीत सी बात है। जब एक आम भाषा, लोगों की भाषा जब हिंदी है, तो उस पर ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि भाषा बची रहेगी या डिसअपियर कर जाएगी, हो जाएगी। ये अवश्य विचार इस पर होना चाहिए कि भाषा हम समृद्ध कैसे करें। इसमें आपको प्रकाशकों का रोल, इसमें जो राजतंत्र द्वारा पुस्तकों की खरीद है उसकी भूमिका, इसमें प्रेस में किस तरह की भाषा इस्तेमाल होनी चाहिए उस पर बहस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किस तरह की भाषा हिंदी का प्रयोग होना चाहिए और कैसी भाषा का प्रयोग हो रहा है, उससे क्या लाभ हैं, उसके क्या नुकसान हैं, इन सब बातों पर विचार हुआ है। विगत वर्षों में हिंदी ने शासन और जन से जुड़े हर क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाई है। अब जैसे सेना का कामकाज ही क्यों न हो, आज हिंदी का प्रयोग हर ओर बढ़ रहा है। ईश्वर की शरण लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा निश्चित किए हुए भारतीय संविधान का सच्चे मन से वफादार रहूंगा। कंप्यूटर और सूचना क्रांति के युग का सूत्रपात हुआ तो यहाँ भी हिंदी कामकाज की भाषा बनी।
नवाचार, इस पर किसी की बापती नहीं है। इस पर तो जो है हम समझते हैं कि हम इतने सुसंस्कृत हैं, इतने आत्मसंयम वाले हैं, इतने प्रबुद्ध हैं, विचारक हैं कि हमारा जो साहित्य सृजन होगा, यदि हमें अवसर मिलता है व्यक्ति का, और इंटरनेट पर हमारा जब साहित्य जाएगा और दूसरे लोगों को किसी तरह से एक बार ये पता लग गया कि हाँ इस तरह के विचार व्यक्ति के, ये शैली है, ये प्रबोधन है, तब निश्चित रूप से एक के बाद एक फिर जो है एक मुख से दूसरा मुख और अनेक मुख, इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे साहित्य के प्रति रुचि इंटरनेट के माध्यम से बढ़ती जाती है। हिंदी सिनेमा के साथ साथ रेडियो और टेलीविज़न के प्रसार ने भी हिंदी के प्रयोग और विस्तार की दिशा में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। आज स्थिति ये है कि विदेशी संस्थान भी अपने प्रसारण हिंदी भाषा में कर रहे हैं और गरीबों की भाषा कही जाने वाली हिंदी संपन्नता प्रदान करने वाली भाषा बनी है। हिंदी अब कमर्शलाइजेशन की भाषा है, इसलिए ये पिछले 4 साल पहले तक में जो अंग्रेजी का न्यूज़ बुलेटिन होता था उसके एडवर्टाइजमेंट का रेट ज़्यादा था और हिंदी वाले का कम था। 10 सेकंड का 1 लाख रुपए और कितना कम, हिंदी वाले का 20,000 रुपए। इट इज रिवर्स टुडे। अंग्रेजी का जो न्यूज़ बुलेटिन है उसका एडवर्टाइजिंग रेट कम हो गया है, हिंदी का जो न्यूज़ बुलेटिन है उसका एडवर्टाइजिंग रेट ज़्यादा हो गया है। ये हिंदी की अपने सामर्थ्य है, हिंदी की रीच है, हिंदी को लोगों का पॉपुलर सपोर्ट है। ये किसी का कोई एहसान नहीं है, उनको मजबूरी में करना पड़ रहा है, इसको मानना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा भूमिका हिंदी को राज शिखर तक पहुंचाने के लिए किसी ने निभाई है तो वो निभाई है जनसंचार माध्यमों ने, और उसमें फिल्म और टेलीविज़न का योगदान सबसे ज़्यादा और सबसे अग्रणी रहा है। हिंदी में बनी फिल्में किसी भी प्रदेश में उतनी ही लोकप्रिय होती हैं जितनी कि उस प्रदेश की भाषा में बनी हुई फिल्में। टेलीविज़न के कार्यक्रम जो राष्ट्रीय प्रसारण में आते हैं वो हिंदी के कार्यक्रम सब दूर देखे जाते हैं, सब प्रदेशों में देखे जाते हैं। फिल्मों ने हिंदी को घर घर तक पहुंचाया है, इसी तरह टेलीविज़न ने हिंदी को घर घर तक पहुंचाया है। और अगर आज आप तुलनात्मक अध्ययन करवाएं तो अंग्रेज़ी के न्यूज़ चैनल से हिंदी के न्यूज़ चैनल्स की लोकप्रियता कहीं ज़्यादा है। जनसंचार माध्यम घर तक चीज़ को पहुंचाने का वायस और माध्यम बनते हैं। राजभाषा के तौर पर हिंदी मंत्रालयों और विभागों में आई, जनसंचार माध्यमों से हिंदी घर तक और दिल तक पहुंची। और सबसे बड़ी बात है, प्रेम के माध्यम से पहुंची, लड़ाई झगड़े से नहीं पहुंची। हिंदी प्रेम की भाषा है, हिंदी झगड़ा नहीं चाहती, किसी ने हिंदी को थोपा नहीं। जनसंचार माध्यमों से लोगों ने हिंदी को अपनाया, उनके मुहावरे, उसकी लोकोक्तियाँ, उसके छोटे छोटे वाक्य हर अहिंदी भाषी घर में भी जब बोले जाते हैं तो उनको हिंदी प्यारी लगती थी। किसी भी भाषा के बारे में हम इस तरह नहीं सोच सकते कि वह पत्थर की कोई मूर्त है जिसे जहाँ चाहा तराश कर स्थापित कर दिया। भाषा का विकास, किसी भी भाषा का विकास एक स्वाभाविक रूप से होता है, तभी बेहतरी होती है। हिंदी के बारे में यह संतोष का विषय है कि राजभाषा बनने के बाद से उसका इस्तेमाल करोड़ों लोग आज घरों, स्कूलों, दफ्तरों, कल कारखानों और अदालतों में कर रहे हैं। विश्व भाषा के रूप में हिंदी को आज मान्यता मिल चुकी है, यह संतोष का विषय है। पर सफ़र अभी बाकी है। दुनिया के कई देशों में हिंदी बोली समझी जाती है, उसका आदर होता है, उसके साहित्य में लोगों की रुचि है। किंतु हमारा प्रयत्न यह रहना चाहिए कि निकट भविष्य में हमारी उपलब्धियां आगे बढ़ें। एशिया महाद्वीप की एक प्रमुख जनसंपर्क भाषा के रूप में भी हम अपनी प्यारी हिंदी को प्रतिष्ठा दिला सकें। जन समुदाय के मन प्राण से आत्मसात होकर राजकाज और व्यवस्था की भाषा के रूप में हिंदी की तूती हर हिंदुस्तानी के व्यवहार में बोलेगी। हिंदी की वंदना में ही इस राष्ट्र की वंदना निहित है। चतुर्दिक रश्मियों से हो गौरवगान, तो देश की सीमाओं के बाहर भी गूंजेगी हिंदी। अपने रतना करके रहते किसकी धारा के बीच बहें, अपने रतना करके रहते किसकी धारा के बीच बहें। हम इतने निर्धन नहीं कि वाणी से औरों के ऋणी रहें। इसमें प्रतिबिंबित है अतीत, आकार ले रहा वर्तमान। इसमें प्रतिबिंबित है अतीत, आकार ले रहा वर्तमान। यह
दर्शन अपनी संस्कृति का, यह दर्पण अपनी भाषा का। करते हैं तनु मन से वंदन, जनगण मन की अभिलाषा का। अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। यह ऊंचाई है तुलसी की, यह सूर सिंधु की गहराई। यह ऊंचाई है तुलसी की, यह सूर सिंधु की गहराई। टंकार चंद बरदाई की, यह विद्यापति की पुरवाई। जय शंकर का जयकार, निराला का यह अपराजेय ओज। जय शंकर का जयकार, निराला का यह अपराजेय ओज। यह गर्जन अपनी संस्कृति का, यह गुंजन अपनी भाषा का। करते हैं तनु मन से वंदन, जनगण मन की अभिलाषा का। अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। आराधन अपनी भाषा का।